Hello students, this is Surya Pratap Singh and here we are to begin with the new chapter that is electromagnetic waves. Okay, तो ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। आपके सिलेबस में भी मात्र 3 मार्क्स कंटेन करता है, पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें जो आपको पढ़ाई गई हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का है वो बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो इसमें आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट का, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है आज हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है वो है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आएगी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कहां से पैदा होती है, वो सारी चीजें। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, अब आपके सिलेबस में क्या क्या है इस साल? आपके सिलेबस में इस साल के लिए सिर्फ ये 2 चीजें हैं, ये दोनों चीजें ओमिटेड हैं। इसका कुछ लिखा नहीं है क्लियरली, इसका क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो पार्ट है ये डिलीटेड है फॉर द ईयर 2021 आपके GSEB 12th के लिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज डिलीटेड है, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। बट अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो ये समझ नहीं आएगा, और ये समझ नहीं आएगा तो ये समझ नहीं आएगा, एंड सो ऑन। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा ये है कि यार हमको ना सारी चीजें समझनी है बेसिकली, है ना। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक समझेंगे तो ही चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज चैप्टर में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा अगर मैं यहाँ से चालू कर दूँ। बाकी चैप्टर्स में चल जाता है कि हाँ भाई डिलीटेड पोर्शन अपन ओमिट कर सकते हैं, पर हमको यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जरूर पढ़ना पड़ेगा। भले ही हम लोग उस पर न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बट हम पढ़ेंगे जरूर कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कहाँ से पैदा हुई ये चीज़, क्यों बनाई गई ये चीज़, उसके बेसिस पे हमको मैक्सवेल्स की इक्वेशन समझ में आएंगी। सही बात है। तो आप लोग पॉज करके पहले इतना नोट डाउन करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आज। पर उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में सोचा ही क्यों गया। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है वो तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है, अलग बात है, पर डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में सोचा ही क्यों गया, सबसे पहले तो वो चीज सोचनी चाहिए, है ना। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक सपोज एक स्टेटमेंट है, हमने जो चीजें पढ़ी हुई हैं वो सारी चीजें आनी चाहिए तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, है ना। अब क्या क्या पढ़ा हुआ है हमने थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैं जानता हूं कि एक ईएमएफ डेवलप होता है किसी भी कॉइल में ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। कहने का मतलब इट इज नॉट अबाउट द कॉइल ओनली। अगर आपको याद हो तो ऐसा का ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स, एक कंडक्टर जब आपने कंडक्टिंग रॉड मूव कराई थी तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था। जब आपने इसको मूव कराया था यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, आपने इसको मूव कराया, आपने बोला फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे आपने बोला था ये चीज कि यार यहाँ पे ना आपके
यहाँ इस वाले रॉड में करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा बेसिकली इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा। इलेक्ट्रॉन क्यों दौड़ा? तो बेसिकली उसने बोला कि देखो आपने इस कंडक्टर को बेसिकली इधर v वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, तो एक सोच के देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर बैठा है, इलेक्ट्रॉन पर v वेलोसिटी ऐसे प्रोवाइड की गई है आपने, तो ये इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को कहीं और ले जाना चाहेगा। कैसे ले जाना चाहेगा? क्यू v क्रॉस b, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की तरफ तो इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ, यानी कि सारे नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठे हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठे हो जाएंगे। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ हमने पढ़ा था। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती थी यहाँ पर, कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से प्रोड्यूस हुई? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ या ना? हाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई L, है ना? मतलब ये चीज आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम के चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि माइनस का dV बाई dr इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इनटू आप dr से कर दो, मतलब इसकी लेंथ से कर दो, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स मिल जाएगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है कि नहीं? हाँ है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्टेटमेंट ज्यादा बेटर है फैराडे के नॉर्मल स्टेटमेंट से, जो फैराडे ने ऐसा बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम की प्रोसेस होती है, उसमें एक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? तो फैराडे ने ऐसा बोला था, बट फैराडे के एक्चुअल शब्द ये होने चाहिए थे कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो ये सारी चीजें थोड़े अलग तरीके से पढ़ी जाए तो ज्यादा बेटर होती कि यार ठीक है ये तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, पर हमने उससे और क्या सीखा? हमने ये सीखा कि यार जब ना मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, with the conductor, with any surface changes, an electric field is induced inside the loop, inside the loop। कहने का मतलब ये जो E था, इस E को बेसिकली ये वोल्टेज है कि नहीं? ये बेसिकली है क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का ये V जो होगा वो वोल्टेज होगा कि नहीं होगा? यहां से अगर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू किसी भी लेंथ के अक्रॉस, आप बोल सकते हो dV बाई dr कह लो, या फिर आप ऐसा बोल लो माइनस का dV बाई dl कह लो। नेगेटिव साइन जस्ट शोज दैट कि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। यहां से यहां तक जाओगे तो पोटेंशियल, यहां से यहां तक आओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये सब सेकंड चैप्टर की इंपॉर्टेंट बातें हैं, अभी हम रिवीजन में देख लेंगे। तो आप अभी के लिए तो ये डायरेक्ट याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dV बाई dr और माइनस dV बाई dl होता है। तो माइनस का dV जो होता है वो बेसिकली होता क्या है? वो बेसिकली ध्यान से देखो, ये E इधर आ जाएगा और dl इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। अब सोच के देखो, नेगेटिव साइन अगर हटा दूं तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कैन बी रिटन एज दिस? पर सोच के देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, dl इज द लेंथ एंड लेंथ इज द वेक्टर, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, पर पोटेंशियल स्केलर होता है, पोटेंशियल स्केलर होता है। तो मैं जब इसको इधर इनटू कर रहा हूं तो थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी फिजिक्स का लॉजिक लगा के मुझे यहाँ डॉट लिख देना चाहिए। तो बेसिकली ये जो चीज होती है ये dv होती है, या फिर अगर आपको v निकालना हो या फिर e निकालना हो, ईएमएफ डेवलप, तो आप बोलोगे इस पर्टिकुलर चीज को इंटीग्रेट कर लो, इस पर्टिकुलर चीज को इंटीग्रेट कर लो फॉर अ क्लोज्ड लाइन, क्लोज्ड लूप, फॉर अ क्लोज्ड लूप, मतलब कि इस क्लोज्ड लूप के लिए या यहां से यहां तक ऐसे, है ना? तो ऐसा बोला जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब
कि फैराडे का ये जो लॉ था, जो आज तक आप ऐसे पढ़ते हुए आए थे, ये लॉ ऐसा नहीं था। ये लॉ कैसा था? ये लॉ एक्चुअली में ऐसा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब ऐसा क्यों पढ़ा जाना चाहिए इस लॉ को साहब? ऐसा इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि यहां से ये क्लियर है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ, फैराडे ने तो ये बोला था, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil and EMF is induced inside the coil। पर अंदर की बात उसने नहीं बताई कि EMF इंड्यूस क्यों हुआ। EMF इंड्यूस इसलिए हुआ, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज EMF इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर। बोलो बात समझ में आई? आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, तो E डॉट dl बराबर d phi by dt। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? पॉज करें, नोट डाउन करें। ओके, तो देखो ये सिंपल सी चीज थी, फैराडे का लॉ हम जानते हैं। ठीक है, बढ़िया बात, अच्छी बात। अब हुआ क्या कि फैराडे के इस लॉ ने बोला कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैक्सवेल साहब आए, जिनका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ये पैदा हुए थे 1831 में, इनकी डेथ हो गई 1879 में। तो आप देख सकते हो कि कितनी कम उम्र में ये परलोक सिधार गए। पर ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, इसने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जानी, समझी और खुद के लॉज भी बनाए बाद में, है ना। इनका नाम हुआ बहुत कि इन्होंने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स को कंबाइन कर दिया है। यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, जिस इन्होंने 4 इक्वेशन दी और इन्होंने बोला कि इन 4 इक्वेशन से आप जो पिछले 7 चैप्टर पढ़ के आ रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। पहले और दूसरे में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, चार्ज एट रेस्ट। तीसरे चैप्टर में आपने चार्ज को दौड़ा दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करंट कॉन्स्टिट्यूट हो गया, सही बात है। चौथे चैप्टर में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, सही बात है। 5वें चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड आपने अर्थ की पढ़ ली। 6वें चैप्टर में आपने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड थी जो पैदा हुई थी, अगर उसको चेंज कर दूं तो करंट पैदा हो जाता है, हाँ या ना? ठीक। अच्छा, 7वें चैप्टर में आपने और उस करंट का जो वेरिएबल करंट पैदा हो रहा है उसकी और डिस्कशन कर लिया, अल्टरनेटिंग करंट, ये वो, ठीक है। 8वें चैप्टर में जब आप आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो मैक्सवेल की थ्योरी आपको पढ़ाई गई। बोला गया कि ये जो चीजें जितनी आपने पढ़ी है ना, ये सबको कंबाइन किया जा सकता है यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी जिसको मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। तो धीरे धीरे वो चारों इक्वेशन समझेंगे, पर उन्होंने वो 4 इक्वेशन क्यों दी, कहां से मैक्सवेल ने क्या सोचना चालू किया, वो जानते हैं। चलो ठीक है, तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 1831 टू 1879। 1831 में अगर आपको याद हो, जो अभी मैंने आपको लॉ पढ़ाया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो फैराडे साहब ने दिया था। फैराडेज लॉज ऑफ EMI, क्लियर है? फैराडे का लॉ उन्होंने 1831 में दिया था। ठीक है, चलो अलग बात है, अलग बात है, कोई बात। 1831 टू 1779 में मैक्सवेल ने क्या क्या किया? मैक्सवेल ने बोला कि सबसे पहले तो आप एक काम करो, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ो। क्या पढ़ो? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल ने इसको गलत साबित किया। मैक्सवेल फाउंड inconsistency in Ampere's
सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। अच्छा सा क्या था ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ? 4th चैप्टर में पढ़ाया जाता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा रिवीजन के दौरान, आपके टीचर ने थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा तो देखें समझें, मैं फिर से समझाता हूँ आपको कि क्या होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बोलता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड for a closed loop is equal to mu naught times the current passing through closed loop. करंट पासिंग थ्रू क्लोज्ड लूप, कहने का मतलब एक कोई अगर मैं लूप लूं ऐसे, ठीक, ऐसा लूप तो क्या आप ऐसा समझो कि एम्पियर सर्क्यूटल साहब ने बोला था कि सपोज कहीं पे करंट फ्लो कर रहा हो। अब करंट फ्लो करता है तो हम जानते हैं बचपन से 10th क्लास में पढ़ा था कि इसके अराउंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। कौन से डायरेक्शन में होगी? पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स अराउंड इट, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर साहब आए, उन्होंने बोला जैसा गॉस ने एक लॉ बनाया था टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज, वैसे ही एम्पियर्स ने एक लॉ बनाया टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर। मैं हिंदी में बोलता हूं वही चीज जो मैंने अभी बोली कि जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में गॉस के लॉ पढ़े हैं। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ बोलता है कि अगर कहीं चार्ज प्लेस्ड है तो उसके आसपास अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, अब चार्ज चाहे लाइन पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो या स्फेरिकल कैविटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सही है, कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके आसपास मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं बाय यूजिंग गॉस लॉ। क्लियर है? वैसे ही जहां भी कहीं दुनिया में करंट होगा, जहां भी कहीं दुनिया में करंट होगा, हम वहां पर आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम 10th क्लास के हिसाब से जानते हैं, पर अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप चुनूंगा करंट के अराउंड जो करंट को एनक्लोज कर ले। देख करंट सारा जितना भी करंट, मान ले यहाँ पे 15 वायर थे तो 15 के 15 वायर ऐसे इसमें से निकल रहे, तो जितना भी करंट इस पर्टिकुलर लूप ने एनक्लोज कर रखा है उस करंट की वजह से उस लूप पर, उस लूप की जगह पे मैं निकाल सकता हूं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब कि अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा हो, आपको बोला जाए इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आप क्या करोगे, यहां से ऐसे एक लूप चुनो। आर दूरी पे निकालना था तो आर रेडियस का एक लूप चुन लिया। बात समझ में आई? अब इस आर रेडियस के लूप पे अगर आप देखो तो इन्होंने बोला इस पे लाइन इंटीग्रेशन करो आप मैग्नेटिक फील्ड का। क्या करो? लाइन इंटीग्रेशन करो आप मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान के बाहर ले लो, इंटीग्रेशन कर दो डीएल का और डीएल को ले जाओ नीचे और आई एनक्लोज लिख दो, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब ये आप कर सकते हो सोलेनॉइड के लिए, टोरॉइड के लिए, है ना, करंट कैरिंग लूप के लिए, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो। इनफाइनाइट वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, उसके बाहर अंदर सरफेस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालने के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर कैलकुलेट कर सकते हो। करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग टोरॉइड, सही है। सब जगह कौन सा लॉ लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो क्या है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ? इट इज अ लॉ व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर। व्हाट इज दिस? This is a law. This is a law which is used to calculate magnitude of magnetic field. Magnitude of
मैग्नेटिक फील्ड around the current carrying conductor. And what does this law explain, or what does this law states? It states that the line integral of magnetic field around a closed loop is mu naught times the current enclosed by the loop. क्लियर है? तो ये है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ. अब बात क्या कर रहे थे हम? बात ये कर रहे थे कि मैक्सवेल फाउंड इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ. मतलब उसने ये बोल दिया कि ये लॉ गलत है. किसने? मैक्सवेल ने इसको गलत साबित किया. कैसे, क्यों, कब, करते हैं बात. पॉज करके इतना तो लिखो. ठीक है भाई. अब मैक्सवेल ने क्या किया भाई? मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने बोला कि यार देखो, ये लॉ जो आप बता रहे हो ना एम्पियर जी, वो गलत है. कैसे? ऐसे. उन्होंने बोला कि देखो एक काम करो, एक कैपेसिटर ले लो. आप क्या ले लो? एक कैपेसिटर. कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर दो एक बैटरी से. क्या कर दो? एक बैटरी से. अब बैटरी से जब कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो होगा क्या? कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा. बैटरी से यहाँ पे करंट पॉजिटिव नेगेटिव, अगर यहाँ पे मैंने सपोज की लगा रखी थी, तो जैसे की क्लोज करूंगा वैसे ही कैपेसिटर यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा और करंट जाके इसको चार्ज करने लगेगा. करेगा कि नहीं करेगा? कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज होने लगेगी. नहीं होने लगेगी? हाँ, सही बात है. मैक्सवेल ने बोला, ये बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्सवेल्स ऑब्जर्वेशन. क्या पढ़ रहे हैं हम? मैक्सवेल्स ऑब्जर्वेशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी in Ampere's circuital law. एम्पियर सर्किटल लूप रूल भी बोलते हैं उसको, लॉ. ठीक. मैक्सवेल ने बोला कि दो पॉइंट एज्यूम कर लो आप. एक सपोज यहाँ पे एक्स पॉइंट और एक सपोज यहाँ पे वाई पॉइंट, और दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो आप. अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ. चलो करते हैं. लेट्स फाइंड आउट. एक्स पे और वाई पे. ठीक. एक्स पे अगर बात करूं तो मैक्सवेल ने बोला कि देखो सर, इधर ये जो करंट है, ये करंट आ रहा है कंटिन्यूअसली. ये जो भी करंट है, सपोज मैं इसको बोलता हूं, सपोज जो भी करंट है ये आई करंट है. क्या करंट है? आई करंट है. स्मॉल आई लिखते जनरली, तो स्मॉल आई लिखी. आई करंट है. ये आई करंट आ रहा है. तो अब बोला कि इसके आसपास, इस जगह पे अगर आपको बोला जाए इस एक्स पॉइंट के आसपास, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी. हाँ होगी. कैसी होगी? सोच, ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसी होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बाहर आती हुई होगी और यहाँ पे अंदर जाती हुई होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी.
ये पॉइंट एक्स, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितनी होगी कैलकुलेट कर लें। मान लेते हैं ये आर दूरी की बात हो रही है, कितनी दूरी की हो रही है, आर दूरी की बात हो रही है। तो आपसे बोला एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाता हूं फॉर पॉइंट एक्स, एम्पियर सर्कुलर लॉ आपका क्या बोलता है, आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ बोलेगा कि म्यू नॉट मतलब डी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इज म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड बाय द लूप। अब आई एनक्लोज्ड बाय द लूप कितना है, आई एनक्लोज्ड बाय द लूप आपका है आई, इस जगह पे जो भी ये करंट है, सोच इस लूप के अंदर कौन सा करंट फ्लो करेगा, यही वाला आई करेगा कि नहीं करेगा, हाँ करेगा। डी को बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ डीएल का ओवर द लूप, ओवर द लाइन क्लोज्ड लूप, सही बात है। तो लाइन क्लोज्ड लूप के ऊपर मैं कर देता हूँ इंटीग्रेशन। तो जैसे इंटीग्रेशन करूंगा तो डीएल का मतलब डीएल का इंटीग्रेशन इस लूप के अराउंड क्या आएगा, 2 पाई आर, इसका सरकमफ्रेंस, हाँ या ना, सही बात है। इसका सरकमफ्रेंस यानी b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई। तो b की वैल्यू i म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बिल्कुल सही आई, क्योंकि करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ही आती है। क्लियर है, क्लियर है सर, एकदम क्लियर है, बढ़िया एकदम। एक सेकंड में देख लेता हूँ क्योंकि आपको वो एक्स पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके दिख रहा है, ठीक है, गुड। तो एक्स पॉइंट पे निकाल लिया हमने, वाई पॉइंट पे निकाले तो सोच के देखो इन्होंने वाई पॉइंट के लिए कैसे कैसे लूप्स बनाए। सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज बोल दिया कि वाई जो पॉइंट है ये फ्री स्पेस है, यहाँ पे बेसिकली कौन सा स्पेस है, फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। फ्री स्पेस और वैक्यूम में है ना, इस जगह पे क्या है, फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, हाँ या ना। तो यहां पर अगर मैं कोई लूप चुनूंगा, अभी मैंने लूप भी चुन के बनाए, कैसे बताए हैं, बोला ऐसे पॉट लाइक लूप मान लो या एक टिफिन बॉक्स मान लो, ठीक है। मैं बता रहा हूं, देखो इन लोग कैसे माने हैं, इन्होंने बोला ऐसे पॉट लाइक, ऐसा लूप मान लो, यहां पे कहीं वाई है। बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई, वाई को अंदर ले लिया ना, वाई पॉइंट पे निकालना है तो सही बात है। तो या फिर लूप लेने का, एम्पियर्स लूप, एम्पियर सर्कुटल लूप, ठीक, या फिर ऐसा कुछ मान लो टिफिन लाइक स्ट्रक्चर, कैसा भी लूप मान लो, वाई पॉइंट अंदर है। अब वाई पॉइंट के लिए अगर मुझे इधर कहीं इस जगह पे इधर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इधर इधर कहीं भी, तो उस जगह पे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ मैं बोलूंगा कि B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इज म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। और अकॉर्डिंग टू एम्पियर यहां पर कोई करंट है नहीं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर क्या, अकॉर्डिंग टू दुनिया बोलती थी उस समय तक कि कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर करंट इधर है, मतलब करंट इधर है, करंट इधर भी फ्लो कर रहा है, पर कैपेसिटर के बीच पे करंट की कोई बात आज तक नहीं हुई थी, क्योंकि वो फ्री स्पेस था, वैक्यूम था, वहां पे करंट फ्लो नहीं कर सकता, ऐसा बोला जाता था। तो यानी कि वहां पर करंट क्या है, जीरो है। ओके, तो यानी कि यहाँ पर जो करंट आया वो जीरो आया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं करूंगा अभी बाहर लेके डीएल को इंटीग्रेट, तो भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाली है, जीरो। ठीक है, ये था बेसिकली एम्पियर सर्कुटल लूप रूल, थ्योरी बेस्ड ऑन एम्पियर सर्कुटल लूप रूल। ठीक है, पर एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बाय मैक्सवेल,
मैक्सवेल ने कहा कि इफ वी पुट नीडल मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास कह लो या नीडल कह लो, एट a distance, at some distance from x and y, we get deflection in needle. एक्सक्लेमेटरी। कहने का मतलब मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने बोला कि मैं ये जो एक्स पॉइंट था, इसके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, कितनी आ रही थी, म्यू नॉट आई बाई 2r, अगर ये r दूरी पे था, तो यहां से r दूरी पे इस y पॉइंट से r दूरी पे इस जगह पे मैग्नेटिक कंपास रखा तो वो हिल गया, और वो उसी डायरेक्शन में हिला जिस डायरेक्शन में इधर हिलता था, और वो उतना ही हिला जितना इधर हिलता था। यानी कि मैग्नेटिक नीडल दोनों जगह पे सेम तरीके से बिहेव कर रही थी। ये बिल्कुल वैसी ही बात थी कि लोग बोल रहे कि यार यहाँ पर कोई करंट नहीं है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं। मैक्सवेल बोलता है कि नहीं भाई, आप बोल रहे हो करंट नहीं है, पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। देखो नीडल रखी, नीडल हिली, कहां से हिली, क्यों हिली? मतलब मैक्सवेल ने इस चीज पे एक चीज बोली, मैक्सवेल ने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट ये था बच्चों कि यार मैक्सवेल ने ऐसा बोला कि जो हमारा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? नेचर हैज सिमेट्री। कैसी सिमेट्री साहब? थोड़ी देर पहले आपको फैराडे का लॉ इसीलिए पढ़ाया गया। फैराडे के लॉ में क्या था? अकॉर्डिंग टू फैराडे ने ये कहा था कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, बेसिकली एमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सही बात है। अब उल्टा सोचो कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कैसे हो रहा है सर? बताओ जरा। देखो ऐसे हो रहा है, सोच के देखो। जैसे जैसे ये बैटरी आपने ऑन करी तो यहाँ से करंट बहने लगा, इस कैपेसिटर के पास पहुंचा। ठीक, तो सोच कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा है। कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा है तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? हाँ, करती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये इस चार्ज के कंटिन्यूअसली बढ़ने पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली बढ़ रही होगी। हाँ या ना? हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली अगर बढ़ रही होगी तो आप बोल सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ना है ये प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना या घटना जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ना या घटना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। नेचर है सिमेट्री, दुनिया गोल है। हाँ या ना? नेचर हैज सिमेट्री। इस चीज का यूज करके मैक्सवेल ने ये सिंपल सी चीज बोली कि भैया दुनिया में जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। देख लो, ये रहा एग्जांपल। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है। दुनिया बोल रही थी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई साहब वहां पर कोई करंट नहीं है, और दुनिया तो यही मानती थी कि करंट हो
तो ही आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑरस्टेड ने ऑब्जर्व किया था करीबन 1800s में, तब से लोग दुनिया वही मान रही थी। 1700 समथिंग में तो दुनिया तो वही मानती थी आज तक। 1813 में आई थिंक, और 1813 में ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, तब बोला था करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो दुनिया तो यही मानती थी कि जहां करंट वहीं मैग्नेटिक फील्ड, और एम्पियर का लॉ तो दुनिया का सबसे अच्छा लॉ है कि करंट, जहां भी करंट हो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो तो एम्पियर साहब का लॉ लगा दो, है ना। पर मैक्सवेल ने बोला कि देख लो साहब, एम्पियर साहब के हिसाब से तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड थी, अंदर नहीं थी, पर नीडल के हिसाब से तो अंदर भी थी और बाहर भी थी, और उतनी ही थी जितनी अंदर थी उतनी ही बाहर थी। बात समझ में आई? यानी कि एम्पियर गलत था, एम्पियर का ये लॉ गलत था। बात समझ में आई? इस लॉ को मॉडिफिकेशन की जरूरत थी, हाँ या ना? ऐसा किसने बोला? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बोला। किसने बोला? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बोला। हाँ, मैक्सवेल ने बोला, ठीक है। तो मैक्सवेल ने सिंपल सी चीज बोली कि यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू चेंज इन चार्ज which produces magnetic field, which produces magnetic field। अब दुनिया इस बात को भी मानने को तैयार नहीं थी। क्यों? अरे दुनिया तो यही जानती थी जहां करंट होगा वहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड की आप बात ही नहीं कर सकते। इफ देयर इज नो करंट यू कैन नॉट टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। फिर मैक्सवेल ने क्या किया? फिर मैक्सवेल ने क्या किया, ये सुनने के लिए 2 मिनट और वेट कर लीजिए, पॉज करके इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट चीज मैं वही बताने वाला हूं कि दुनिया अभी भी जब मैक्सवेल का अपोज कर रही थी इस स्टेटमेंट के लिए, तो मैक्सवेल ने उस चीज को, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया और क्या एक्सप्लेनेशन दिए। पॉज करिए, लिखिए। ओके, यहाँ पे आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बाय मैक्सवेल लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बाय मैक्सवेल। तो अब बच्चों, जब ये बात हो रही थी कि करंट के बिना मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई, तब डिस्प्लेसमेंट करंट का जिक्र किया गया। कौन से करंट का जिक्र किया गया? डिस्प्लेसमेंट करंट का जिक्र किया गया। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट? बेसिकली it is a current, it is a current produced due to change in electric field, due to change in electric field, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना, फील्ड लाइंस का चेंज होना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होना ही है, हाँ या? तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो करंट आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज नॉट अ कन्वेंशनल करंट, इट इज नॉट अ कन्वेंशनल करंट। ये वो करंट नहीं है जो हम आज तक देखते आए थे, I बराबर डी क्यू बाई डी टी, ये वो वाला करंट नहीं है, ओके। इसको हम आईडी से शो करते हैं। कौन से शो करते हैं? आईडी से शो करते हैं। अब मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने, ध्यान से सुनना, मैक्सवेल ने बोला कि यार ये जो आपने जो सर्किट बनाया, इस सर्किट में कैपेसिटर लगाया, यहाँ पर बैटरी लगाई, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होने लगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने लगी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। कैसे आई? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से अंदर एक करंट पैदा हो गया, अंदर एक
करंट पैदा हो गया आईडी। बात समझ में आई? करंट ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स। बात समझ में आई? ओके। और बाहर जो करंट था वो आपका आईसी कहलाया। आईसी क्या था? कंडक्शन करंट। कौन सा करंट? कंडक्शन करंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? dq बाई dt। क्या होता है? dq बाई dt। क्लियर है? अच्छा, और id क्या था आपका? डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक। और id के लिए मैक्सवेल बहुत सारे सालों तक, जब दुनिया उससे पूछने लगी कि भैया चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड तो करंट प्रोड्यूस करता है, तो दुनिया ये सुनना चाहती थी कि करंट नाम की चीज का डिस्कशन हो यहाँ पे। तो मैक्सवेल ने वही किया। मैक्सवेल ने बोला कि ठीक है, आप ऐसा मत मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनी। आप ऐसा मानो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई तो डिस्प्लेसमेंट करंट बना, डिस्प्लेसमेंट करंट बना तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी। बात समझ में आई? ठीक है। तो कहने का मतलब इसने बीच में एक पिक्चर डाल दी। इसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड आप नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, आप बीच में आईडी देख लो। आप बीच में आईडी देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्प्लेसमेंट करंट, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे जैसे ही आपने चेंज किया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डिस्प्लेसमेंट करंट बना तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। बात समझ में? हाँ, बिल्कुल आई। दुनिया ने भी मानी कि हाँ सर, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। दुनिया ने एक और अच्छी बात मानी कि यार अभी तक हम कैपेसिटर सर्किट में कनेक्ट करते थे तो कंटिन्यूटी ऑफ करंट नहीं देख पाते थे। मतलब यहाँ पे करंट है, यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, हर जगह करंट है, यहाँ नहीं है करंट, ऐसे यहाँ कोई बात ही नहीं करता था। किसने करी पहली बार? मैक्सवेल ने करी। कौन सा करंट है इधर? डिस्प्लेसमेंट करंट है। मैक्सवेल ने 2-3 साल बहुत सारी कैलकुलेशन करी और उस कैलकुलेशन के बाद वो डिस्प्लेसमेंट करंट के फाइनल फॉर्मूले पे पहुंचा। उसने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट को आप ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। डी फाई ई बाई डी टी। बोलो क्लियर है? यहाँ पे फाई ई क्या है बच्चों? फाई ही है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सोच के देख, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस करंट, प्रोड्यूसेस करंट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात थी। और एक और चीज इस पूरी चीज में ऑब्जर्व करी जाएगी और जो करी गई थी वो ये थी कि आईसी जो है और ये आईडी जो है वो सेम होंगे कि अलग अलग? सोच के देख, सोच के देख। तूने जब नीडल इधर रखी थी और नीडल इधर रखी थी, ठीक है, यहां रखी थी तो भी ऐसे घूमी और उतनी ही घूमी जितनी यहां रखने पे घूमी, हाँ या ना? तो यानी कि इधर की मैग्नेटिक फील्ड और इधर की मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, यानी कि इधर का करंट और इधर का करंट बराबर है। तो जनरली आईसी आईडी के बराबर होता है। और इसका प्रूफ है, इसका बहुत सिंपल सा प्रूफ है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आईसी बराबर आईडी होता है। पर फिर भी अगर आपको जानना है तो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, एक छोटा सा देख लो इधर। आईसी बराबर आईडी कैसे? देखो, आईडी क्या होता है? आईडी होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। बोलो क्लियर है? अगर ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है जो आपने लगाया है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे, हाँ या ना? हाँ। इसका जो एरिया वेक्टर है इस प्लेट का, सोच के देखो, ये दोनों प्लेट ही तो हैं बेसिकली, तो इस प्लेट का एरिया वेक्टर भी इधर है, हाँ या ना? सही बात है। तो सोच, फ्लक्स अगर मैं निकालना चाहूं किसी फ्लक्स अगर निकालना चाहूं वहां पर बीच में, तो देखो मेरे को क्या मिलेगा? यहां पर कहीं फ्लक्स अगर मैं निकालना चाहूं इस पर्टिकुलर सरफेस पे, तो इस सरफेस का एरिया ए है, वो भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो ई डॉट ए। तो बेसिकली अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूं तो डी बाई डी टी ऑफ ई ए कॉस 0 डिग्री आएगा, हाँ या ना? हाँ। अब कॉस 0 1 हो गया तो
एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई ए आएगा। अच्छा, अब ई की वैल्यू अगर आपको याद हो तो बिटवीन द कैपेसिटर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर रख दूं तो ध्यान से देखना, डी बाई डी टी बाई क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ठीक है, तो ध्यान से देख, यहां पर ए से ए कट गया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू बाई डी टी आया। इससे ये कट गया यानी डी क्यू बाई डी टी आया, यानी कंडक्शन करंट के बराबर आया। कौन? डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बराबर होते हैं और होने भी चाहिए। जो करंट इधर आया वही तो करंट बीच में होगा, पर वो करंट चार्ज के फ्लो से नहीं बना, वो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से बना है अंदर। बात समझ में आई? हाँ, क्लियर हुआ? तो पॉज करें और जितना समझाया है उसको अच्छे से लिखें। ठीक है, ओके। तो देखो, अब इस पर्टिकुलर चीज के बाद आप लास्ट चीज क्या बोल सकते हो कि इस पूरी सिचुएशन में कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट बना, ये कौन सा करंट होता है? ये वो करंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से बना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से बना है। इसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी पाई बाई डी टी होता है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरी सिचुएशन में मैक्सवेल ने ये चीज समझानी चाहिए कि अंदर भी करंट होता है साहब। क्या होता है? अंदर भी करंट होता है साहब। तो जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे थे तो आप अंदर का करंट जीरो मान रहे थे। क्या मान रहे थे? अंदर का करंट जीरो। तो इसलिए अंदर आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो, पर ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है? तो मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, या आप इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हो, एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन। एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक, तो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी? एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या थी? ये थी कि अगर आपको किसी भी क्लोज्ड सरफेस के क्लोज्ड लूप के अराउंड लाइन इंटीग्रल करना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो एम्पियर बोलता था विच विल कम आउट टू बी म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। और आई एनक्लोज्ड कौन सा होगा? वो कंडक्शन करंट जो होगा। सही है, पर कंडक्शन करंट तो सिर्फ बाहर फ्लो करता है। कैपेसिटर के अंदर जैसी बातें अगर आए तो कौन सा करंट होगा? तो मैक्सवेल ने बोला कि ये तो होता ही है, प्लस ये टर्म और जोड़ दो इसमें, है ना? तो ये चीज ये बन जाएगी म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। तो ये है बेसिकली एक्चुअल आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको आप एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन भी बोल सकते हो। अब आप खुद से सोच के देखो कि जब आप अंदर के लिए कैलकुलेट कर रहे होगे तो अंदर आईसी जीरो हो जाएगा, आईडी एग्जिस्ट करेगा, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आईडी की वजह से आएगी। बात समझ में आई? और बाहर कैलकुलेट कर रहे होगे तो आईडी जीरो होगा, तो भी लॉ वैलिड है। हाँ या ना? यानी कि लॉ की वैलिडिटी अच्छी कर दी किसने? मैक्सवेल ने। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डॉट डी एल जो है हमारा वो बेसिकली म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। पॉज करें, लिख लें। लिख लिया होगा। चलो, अब लास्ट चीज आज के लेक्चर की, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको खत्म करूंगा इस चैप्टर को। ठीक है,
तो आज के लेक्चर की लास्ट चीज, मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए और बोला है 4 से दुनिया आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हो। 3 तो उसकी थी नहीं, चौथी थी उसकी और वो भी आधी थी। क्या थी सुन लो, आपको पता ही है सब कुछ। गॉस लॉ क्या बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि E डॉट dA होगा वो चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इनसाइड द सरफेस। और ये क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर आपने लगाया है तो ये बेसिकली क्या है, गॉस लॉ है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। चुराया हुआ इक्वेशंस है मैक्सवेल ने, बेसिकली चारों की चारों इक्वेशंस चुराई थी, ठीक है। तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या बोलता था कि अगर आपको B डॉट dA करना है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अराउंड तो वो आपका 0 आएगा। ये क्या था, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, फैराडेज लॉ, कि भाई साहब जब भी दुनिया में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी जगह पे, ठीक है, तो उस क्लोज्ड लाइन लूप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, है ना। तो व्हेनेवर देयर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये किसने बोला था, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ EMI। तो ये 3 इक्वेशन मैक्सवेल की 4 इक्वेशन में मैक्सवेल ने रखी, ठीक है। तीनों इसकी नहीं है, देख लो आपने तीनों पढ़ी हुई है। चौथी इक्वेशन उसने आधी उसकी थी, वो ये थी कि अगर आपने लाइन इंटीग्रल किया है मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी क्लोज्ड लाइन के, क्लोज्ड लूप के अराउंड, तो वो आपका आएगा म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस IT, क्लियर है। और ये जो इक्वेशन थी ये कौन सी थी, ये थी बेसिकली एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, और उसमें भी एम्पियर का नाम पहले आया क्योंकि एम्पियर ने आधा लॉ पहले ही बना दिया था। उसमें जो इनकंसिस्टेंसी थी उसको इनकम्प्लीट किया किसने, मैक्सवेल ने। बेसिकली एक मिसिंग टर्म खोजा, ये म्यू नॉट ID, मिसिंग टर्म इन एम्पियर्स लॉ, आया ना। तो पॉज कर लें, लिख लें। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा अच्छे से, है ना। तो ये जो 4 इक्वेशंस हैं ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। मेन मुद्दे की बात मुझे आज पूरे लेक्चर से याद रखनी है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, and whenever there is change in electric field there will be a production of current named as displacement current, and due to that current there will be induced magnetic field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करो तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। क्लियर है बात, इतना दिमाग में रख के आप नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करना, ठीक है। और इस लेक्चर में कोई भी चीज, कोई भी दिक्कत जो समझ में ना आई हो आप मेरे से फ्रीक्वेंटली पूछ लेना जैसे ही आप ये लेक्चर देखें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।